नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 4 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022 की सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम लेके चले आए हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को वन बाय वन सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसका पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 पे जो हमारा पहला प्रश्न हुआ है दोस्तों, प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला है बच्चों के लिए समर्थन, भविष्य रक्षित, बाल अधिकारों के चौतरफा संरक्षण, धर्मो रक्षिता रक्षति। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह है, अभी आपको हम बताएंगे, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लाल किले नई दिल्ली में अपने 17वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के नए आदर्श वाक्य का शुभारंभ किया है। नया आदर्श वाक्य भविष्य रक्षिता रक्षित है। मंत्री ने सहारा नामक पहल के लिए NCPCR और सीमा सुरक्षा बल के बीच सहयोग को भी पूरक बनाया, जो BSF जवानों के बच्चों को मनोसामाजिक परामर्श प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भविष्य रक्षति रक्षत। हमारा जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वह है ऑप्शन बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंस में से पहला नाम क्या है। INS कोच्चि, INS विशाखापट्टनम, INS बीरा, INS कटाबोम्मन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को समर्पित किया। इसका नाम सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंस में से भारत का पहला है। इसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री, इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, INS विशाखापट्टनम। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या हमारा अगला है, हाल ही में खबरों में रहे बेरेंट्स सी किन 2 देशों के तटों पर स्थित है। रूस यूक्रेन, रूस नॉर्वे, रूस पोलैंड, रूस बेलारूस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके बारे में। वह है बेरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो नॉर्वे और रूस के उत्तरी तटों पर स्थित है। इसे रूस से मुरमान सागर भी कहा जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, रूस और नॉर्वे। रूस और नॉर्वे है करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी का आयोजन किया है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, एसोचैम, IIT मद्रास। हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE ने कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन करके अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट FLCTD ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को BE के सहयोग से लागू किया गया है। तो हमारा जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं आप लोगों को। यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ ईयू के सदस्य राज्यों अर्थात हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन भी उत्तर में बेलारूस के साथ सीमा साझा करता है और दक्षिण में मोल्दोवा। यूरोपीय संसद एक बहस के बाद जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधित किया और प्रशंसा प्राप्त की, ने सिफारिश की कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए एक आधिकारिक उम्मीदवार बनाया जाए। दोस्तों जो हमारा है करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 4। यानी कि यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 मार्च, 28 फरवरी, 3 मार्च, 22 फरवरी। तो हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर है 3 मार्च, यानी ऑप्शन सी जो हमारा है वह करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप लोग के सामने साझा करेंगे। तो वह है विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें वन्यजीव अपराध और विभिन्न व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण प्रजातियों की मानव प्रेरित कमी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता भी दिलाता है। इसकी जो थीम है दोस्तों 2022 की वह है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना था। इस दिन को थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। दोस्तों वन्यजीव कोष का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और स्थापना की बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो वह 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 29 अप्रैल 1961 को। 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? 2 मार्च, 28 फरवरी, 3 मार्च, 25 फरवरी। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है 3 मार्च, यानी WHO द्वारा हर वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। क्या है विश्व श्रवण दिवस? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। WHO ने 3 मार्च 2007 को यह पहली बार विश्व भर में मनाया गया था, श्रवण दिवस मनाया गया था। अगर बात करें WHO की फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की बात करें तब कब हुआ था तो वह 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इस समय बात करें WHO के महानिदेशक कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। और बात करें इसके मुख्यालय की दोस्तों तो वह है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसके बारे में इतना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नाइट फ्रैंक 334 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार अरबपतियों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, 12वां, तीसरा। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल UHNWI की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। दोस्तों तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो दोस्तों वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, और इसमें थोड़ी सी और जानकारी हम आप लोगों को दे दें। विश्व स्तर पर की सबसे ऊपर कौन है अरबपतियों की संख्या? तो विश्व स्तर पर इस सूची में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका 748 और चीन 554 शीर्ष पर हैं। और तीसरा जो भारत है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल और MEITY एपेस्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत कितने भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेंगे? 100, 150, 200, 400। तो यहाँ भी जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है 100। और इसमें से क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं आप लोगों को कि क्या कैसे है प्रोसेस है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY की एक पहल MEITY स्टार्टअप हब और गूगल एपेस्केल एकेडमी कार्यक्रम के भारतीय स्टार्टअप के एक समूह की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं दोस्तों। और बात करें इसके गूगल के CEO की तो वो हैं सुंदर पिचाई। और स्थापना की बात करें दोस्तों गूगल के तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है गूगल का, तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना 7 मार्च को किस राज्य में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास व इस शक्ति का संचालन करेगी? तो दोस्तों यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और किस राज्य में होगी तो दोस्तों वो भी बताएंगे आपको। तो कहाँ पे होगी? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी, राजस्थान के जैसलमेर में होगी दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। भारतीय वायुसेना 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के कुल 148 भाग लेंगे। और जो है इसमें मुख्य अतिथि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे। और बात करें भारतीय वायुसेना की स्थापना के बारे में तो वह 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो BR चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए अगली पीढ़ी का GOEST उपग्रह लॉन्च किया है? चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वह है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी, अमेरिका ने लॉन्च किया है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आप लोगों को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में तीसरे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है दोस्तों। हमारा राइट आंसर है अमेरिका। और बात करें नासा का मुख्यालय दोस्तों, तो नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और बात करें नासा की स्थापना दिवस की तो स्थापना 1 अक्टूबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वह है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताते हैं। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वह है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
तो आप लोग इसको ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट कॉपी में। तो वह है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो कौन सी सरकार दोस्तों पूरे प्रदेश में अशांत घोषित की है? तो असम, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिसूचना 28 फरवरी से ही लागू हो गई थी दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप लोगों को परेशानी होगी वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।